हेलो। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राघव आपका हार्दिक स्वागत करते हैं एग्जाम टारगेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हो सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई संबंधी कार्य भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग बायोलॉजी के अंतर्गत एक चैप्टर कवर कर रहे हैं जिसका नाम है श्वसन तंत्र। क्या नाम है बेटा? श्वसन तंत्र। इस चैप्टर के अंतर्गत हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। बाकी का कुछ इसी चैप्टर का बचा हुआ थोड़ा बहुत पार्ट बचा है, उसको हम आज की क्लास में खत्म कर देंगे और साथ साथ ही हम लोग एक नए चैप्टर की ओर प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, चलो। हमारा कहने का मतलब यह है कि बेटा हमने इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या पढ़ लिया, एक बार मेरे साथ साथ सभी लोग रिकॉल करोगे, उसके बाद हम लोग क्लास को वहीं से कंटिन्यू करेंगे बेटा जहां पे हमने आपको छोड़ा था। देखो हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास में श्वसन का पूरा प्रोसेस जाना, कैसे इसका फ्लो चार्ट होता है वो जाना। हमने बताया आपको कि श्वसन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं वो भी बताया। हमने कहा ब्रीथिंग होता है, गैस एक्सचेंज होता है, गैस ट्रांसपोर्टेशन होता है और कोशिकीय श्वसन होता है। हमने कहा इनमें से तीन जो शुरू के हैं वो इंटरनल श्वसन है, कैसे एक्सटर्नल श्वसन है। बाकी एक जो कोशिकीय श्वसन है वो कैसा है? इंटरनल श्वसन है। फिर हमने आपको यहीं पे बेटा बताया, यहीं पे आपको हमने एक फिगर बनाकर और बहुत सारी चीजें फिगर के माध्यम से डिफाइन कर याद किया था। हमने कहा था क्या होता है श्वसनी, क्या होता है श्वसनिका, क्या होता है एल्बुलाई, क्या होता है लेर्निक्स। इन सब चीजों पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से बात भी कर ली थी। ठीक है, चलो आज स्टार्ट करते हैं। हमने कहा कि जो हमारा लास्ट पॉइंट था वो क्या था बेटा? कोश की श्वसन। क्या था? कोश की श्वसन। हमने यहीं पे 38 एटीपी वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था। चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को। देखो हमें क्या पढ़ना है। अब हमें पढ़ना है बेटा बहुत सारे श्वसन अंग। क्या एग्जामिनर कुछ नहीं करता है, बहुत सारे श्वसन अंग पर बात करता है कि बताओ श्वसन अंग क्या, बताओ श्वसन अंग पर बात करता है कि बताओ मनुष्य कहाँ से श्वास लेने का काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स यहाँ से बनेंगे, तो एक एक करके हम लोग सारे के सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। लगाएंगे हेडिंग बेटा श्वसन अंग। क्या लगाएंगे? श्वसन अंग। ठीक है, चलो आओ स्टार्ट करते हैं आज के इस कॉन्सेप्ट को, श्वसन अंग। सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा, सबसे पहला पॉइंट हमारा बेटा क्या होगा? हमने कहा जैसे स्तनधारी, पक्षी वर्ग और मनुष्य, ये सब लोग कहाँ से श्वसन लेने का काम करते हैं? हमने कहा स्तनधारी, पक्षी और सरीसृप वर्ग। कौन? स्तनधारी, स्तनधारी, पक्षी और सरीसृप वर्ग। कौन सा? सरीसृप वर्ग। कौन सा बेटा? सरीसृप वर्ग। ये सब के सब बेटा कहां से? फेफड़े से सांस लेने का काम करते हैं। कहां से करते हैं बेटा? फेफड़े से सांस लेने का काम करते हैं। हमने कहा जैसे इसको स्तनधारी को बोलते हैं मैमल्स। क्या बोलते हैं बेटा? इसको कहते हैं मैमल्स, इसको कहते हैं मैमल्स। और हमने कहा इसको कहते हैं बर्ड्स। क्या कहते हैं? बर्ड। और हमने कहा ये कौन है? रेप्टाइल्स। क्या है? रेप्टाइल्स। ठीक है, रेप्टाइल्स। ठीक, रेप्टाइल्स। ठीक, हमने कहा मैमल्स और बर्ड्स और रेप्टाइल्स ये सब लोग श्वसन लेने का काम कहां से करते हैं? फेफड़े से। फेफड़ा बोले तो हमने कहा लंग्स, फेफड़ा बोले तो हमने कहा लंग्स। लंग्स से सांस लेने का काम करते हैं। जितने भी रेप्टाइल्स होंगे, जितने भी मैमल्स होंगे, जितने भी रेप्टाइल्स होंगे, जितने भी मैमल्स होंगे और जितने भी बर्ड्स होंगे, पक्षी होंगे। देखो स्तनधारी के अंतर्गत कौन कौन आता है? हम आते हैं, हम लोग आते हैं किसके अंतर्गत? स्तनधारी के अंतर्गत। मेल्स, मैमल्स किसके अंतर्गत आते हैं? ऐसे कर लेना भाई, सही से लिख लेना में मेल्स। ठीक है, मैमल्स। ये सब किसके अंतर्गत? स्तनधारी के अंतर्गत हम लोग आते हैं। पक्षी हो गया। हमने कहा रेप्टाइल्स। कौन? रेप्टाइल्स। कौन? रेप्टाइल्स। ठीक है, रेप्टाइल्स ये किसके अंतर्गत? सरीसृप वर्ग के अंतर्गत। जितने भी रेंग कर चलने वाले जीव जंतु होंगे वो सब फेफड़े से, पक्षी सब फेफड़े से और स्तनधारी सब कहां से? फेफड़े से। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे, हमने कहा बेटा नेक्स्ट हमारा जो होगा, हमने कहा कि अमीबा और युगलिना ये लोग कहां से? बॉडी के सरफेस से सांस लेने का काम करते हैं। अमीबा और युगलिना, अमीबा और युगलिना, अमीबा और युगलिना ये लोग कहां से सांस लेने का काम करते हैं? तो हमने बताया अमीबा और युगलिना ये दोनों जीव जंतु कहां से सांस लेने का? बॉडी के सरफेस से। कहां से करते हैं? बॉडी के सरफेस से। जो शरीर की सतह होती है बॉडी के सरफेस से सांस लेने का काम करते हैं। बॉडी के सरफेस से सांस लेने का काम करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं शरीर की सतह। क्या कहते हैं? शरीर के सतह से। कहां से बेटा? शरीर के सतह से सांस लेने का काम करते हैं।
थर्ड नंबर का पॉइंट हम लोग जानेंगे। हमने कहा बेटा ये हो गई बात पक्षी वर्ग की और सरीसृप वर्ग की और बेटा स्तनधारी वर्ग की। अब हमने कहा नेक्स्ट अमीबा और युगलिना को भी पढ़ लिया। अब हमने कहा केचुआ। केचुआ कहाँ से सांस लेने का काम करता है? केचुआ केचुआ कहाँ से सांस लेने का काम करता है? तो हम बताएंगे केचुआ जो होता है ये, इसी को हम लोग अर्थवॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अर्थवॉर्म। क्या बोलते हैं केचुआ को? अर्थवॉर्म। ठीक है। अब हमने कहा अर्थवॉर्म कहाँ से सांस लेने का काम करता है? तो हम बताएंगे बेटा ये जो अर्थवॉर्म होता है ये स्किन से सांस लेने का काम करता है। कहाँ से? स्किन। स्किन का मतलब त्वचा। स्किन का मतलब त्वचा। त्वचा से सांस लेने का काम कौन करता है? केचुआ करता है। बेटा कौन करता है? केचुआ करता है। ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद हम लोग बात करें अगर काकरोच, काकरोच कहां से सांस लेने का काम करता है? तो हमारा उत्तर होगा बेटा स्पाई क्या स्पाइरकल स्पाइरकल कोर। हमने कहा स्पाइरकल कोर बोलते हैं या इसी को हम लोग छिद्र बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? स्पाइरकल छिद्र बोल देते हैं। हमने कहा केचुआ कहां से सांस लेने का काम करता है? केचुआ नहीं, काकरोच। कौन? काकरोच। एक बार इसको एक ही स्लाइड में करेंगे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। चलो हमने कहा कि काकरोच कौन बेटा? काकरोच। काकरोच जिसको हम लोग तिलचट्टा भी कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग तिलचट्टा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तिल चट्टा भी कहते हैं। इसी को हम लोग तिलचट्टा भी कहते हैं। हमने कहा भाई ये कहाँ से सांस लेने का काम करता है? तो हमने कहा ये क्या इसकी बॉडी में छिद्र होते हैं। कैसे? स्पाइरिकल छिद्र होते हैं। स्प्रिकल स्प्रिकल छिद्र होते हैं। कौन से? स्प्रिकल छिद्र होते हैं इसकी बॉडी में। कैसे? इसकी बॉडी में स्प्रिकल छिद्र होते हैं और ये छिद्रों के माध्यम से क्या करता है? सांस लेने का काम करता है। कौन? कॉकरोच। ठीक है। हमने कहा मछली, ये कहां से? गिल्स से। मेढक। देखो कौन कौन बचा? मछली। इतना पहले पढ़ लो, इतना पहले पढ़ लो। स्तनधारी पक्षी और सरीसृप वर्ग फेफड़े से। अमीबा युगलिना बॉडी के सरफेस से। केचुआ स्किन से। काकरोच कहां से? छिद्र से। कहां से? स्पिरिकल छिद्र होते हैं। ऐसा बना होता है कुछ काकरोच, ऐसा होता है कुछ काकरोच का फिगर कुछ ऐसे ही बना होता है। और हमने कहा ऐसे ही बना होता है कुछ, और इसकी बॉडी में क्या स्पिरिकल छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? स्पिरिकल छिद्र ऐसे ऐसे करके होते हैं। ठीक है। तो हमें पता चल गया, इस तरीके से हम गलती नहीं कर पाएंगे। और ये स्पिरिकल छिद्र छिद्र से ही सांस लेने का काम करता है। तो ये क्या है बेटा? ये सब के सब क्या है? ये सब के सब इनके श्वसन अंग है। क्या है बेटा? श्वसन अंग है। और एग्जामिनर कुछ नहीं करता, ऐसे ही पूछता है, ऐसे ही पूछता है। आपसे पूछेगा, आपसे पूछेगा मछली, आपसे पूछेगा मछली। क्या? मछली। मछली कहाँ से सांस लेने का काम करती है? तो हम बताएंगे भैया मछली जो सांस लेती है वो कहाँ से? गलफड़ों से। कहाँ से बेटा? गलफड़ों से। कहाँ से? गलफड़ों, जिनको हम लोग कहते हैं गिल्स। क्या कहते हैं बेटा? गिल्स से। गिल्स से सांस लेने का काम कौन करती है? मछली करती है। गलफड़ों से सांस लेने का काम कौन करती है? मछली करती है। ठीक है। ये छठा कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट की बात करें, हमने कहा मछली हो गया, हमने कहा सरीसृप वर्ग, स्तनधारी वर्ग और पक्षी हो गए। हमने कहा इसके बाद में हमने क्या पढ़ लिया? अमीबा को पढ़ लिया, केचुआ को पढ़ लिया, काकरोच को पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं किसको? मेढक को। हमने कहा मेढक टू टाइप से श्वसन करता है। टू टाइप से किसी किसी बुक्स में थ्री टाइप्स भी लिखा हुआ है। हम वो पढ़ लेंगे जो मेरे लिए एग्जाम ओरिएंट बहुत बेस्ट होने वाला है। तो हमने कहा जो केचु जो मेढक है ना बेटा, जो मेढक है ना, ये एक तो मिट्टी और एक क्या, एक तो मिट्टी में और एक पानी में। हमने कहा जब ये पानी में होगा तो कहाँ से सांस लेने का काम करेगा? तो हमने कहा ये त्वचा से। कहाँ से? त्वचा से। हमने कहा जब ये पानी में होगा तो कहाँ से सांस लेगा? देखो मेढक, मेढक मेढक है ना, हमने कहा मेढक जब सांस लेने का काम करता है, तो मेढक सांस लेता है तो हमने कहा ये दो टाइप से, एक तो पानी में होगा और एक मिट्टी में। एक मिट्टी में। कहाँ? एक मिट्टी के अंदर हो जाता है। देखते हैं ना कि बरसात के दौरान, गर्मियों में ये मेढक जमीन के अंदर चले जाते हैं, बरसात के दौरान ये जमीन में से बाहर निकल आते हैं। तो जब ये पानी इसमें होता है, जब ये पानी में होता है, जब ये पानी के अंदर होता है तो फिर कहाँ से? स्किन से सांस लेता है। कहाँ से सांस लेता है? जब ये पानी में होता है तो त्वचा से सांस लेने का काम करता है। कहाँ से सांस लेने का काम करता है? त्वचा से। कहाँ से सांस लेने का काम करता है? त्वचा से। त्वचा बोले तो स्किन। ठीक है। और हमने कहा जब ये मिट्टी में होता है तो फिर बेटा कहाँ से सांस लेता है? तब हम बताएंगे ये बेटा लंग्स से सांस लेने का काम करता है। कहाँ से करता है? लंग्स से। लंग्स बोले तो हमने कहा फेफड़ा। लंग्स बोले तो हमने कहा इसको क्या कहेंगे? फेफड़ा। क्या कहेंगे? फेफड़ा। ठीक है। तो ये रही बात किसकी? मेढक की। एक बार मेरे साथ साथ रिकॉल करना बेटा, हमने पढ़ना स्टार्ट किया श्वसन अंग। हमने कहा मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स,
ये सब कहाँ से सांस लेने का काम करते हैं? फेफड़े से। कहाँ से बेटा? फेफड़े से सांस लेने का। सब के सब कहाँ से सांस लेने का काम करते हैं? फेफड़े से। हमने कहा अमीबा, युग्लिना, ये कहाँ? बॉडी के सरफेस से, यानी कि शरीर के सतह से सांस लेने का काम करते हैं। कहाँ से करते हैं बेटा? शरीर की सतह से सांस लेने का काम करते हैं। हमने कहा केचुआ, केचुआ को ही हम लोग क्या बोलते हैं? किसान का मित्र बोलते हैं। केचुआ को ही हम लोग किसान का मित्र बोलते हैं। किसान का मित्र किसे कहते हैं? तो हमारा उत्तर होगा भैया, किसान का मित्र केचुआ को कहते हैं। केचुआ कहाँ से सांस लेता है? हमने कहा स्किन से। कहाँ से? स्वतः त्वचा से सांस लेने का काम करता है। काकरोच, जिसको हम लोग तिलचट्टा कहते हैं, हमने कहा ये कहाँ से? इसकी बॉडी में स्पिरिकल छिद्र होते हैं। इसकी बॉडी में स्पिरिकल छिद्र होते हैं और इन्हीं छिद्रों के माध्यम से ये क्या करता है? सांस लेने का काम करता है। इसके बाद हमने नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बताया, हमने कहा जो मछली है भैया, ये गलफड़ों से। कहाँ से? गलफड़ों से, यानी कि जिस क्या कह देते हैं इसको? गिल्स से। हमने कहा मेढक टू टाइप से श्वसन करता है। अगर पानी में होगा तो त्वचा से करेगा, पानी में होगा तो त्वचा से करेगा, और मिट्टी में होगा तो कहां से करेगा? लंग्स से करेगा। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे श्वसन अंक पढ़ लिए। ठीक है, क्या पढ़ लिया? श्वसन अंक पढ़ लिए। चलो अब हम लोग एक नए चैप्टर की ओर प्रवेश करते हैं। देखो श्वसन तंत्र हमने पूर्णतः कवर कर लिया। अब हम लोग नए चैप्टर की ओर प्रवेश करते हैं। लगाओ हेडिंग उत्सर्जन तंत्र। क्या? उत्सर्जन तंत्र। लगाओ हेडिंग उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, चलो आओ एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो आओ लगाओ हेडिंग उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र। श्वसन तंत्र पढ़ लिया, पाचन तंत्र पढ़ लिया, रुधिर प्रसंचरण तंत्र पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ के आ रहे हैं बेटा उत्सर्जन तंत्र। क्या पढ़ रहे हैं? उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। क्या कहते हैं बेटा? इंग्लिश में कहते हैं एक्सटर्नली सिस्टम। एक्सटर्नरी सिस्टम क्या कहते हैं बेटा? हमने कहा उत्सर्जन तंत्र को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सटर्नरी सिस्टम। ठीक है, हमने कहा उत्सर्जन का अर्थ क्या होता है? क्या होता है बेटा? उत्सर्जन का अर्थ क्या होता है? तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। हमने कहा उत्सर्जन का सीधा सा अर्थ होता है बाहर निकलना। क्या? बाहर निकलना। हमने कहा बॉडी से क्या बाहर निकलता है? हमने कहा इन कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे। बाहर निकलना, उत्सर्जन का अर्थ होता है बाहर निकलना। अब क्या क्या बॉडी से बाहर निकलता है, एक एक कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे। हमने कहा क्या क्या बॉडी से बाहर निकलता है, हमने कहा एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो आओ आओ हमने कहा कि बॉडी से हमारे क्या क्या बाहर निकलता है। आप मुझे बताओ बॉडी से क्या क्या बाहर निकलता है, एक एक करके अच्छा बताने की कोशिश करो। ठीक है, हमने कहा बॉडी से क्या बाहर निकलता है, तो हमने कहा भैया बॉडी से जो बाहर निकलता है, आपके आंसू निकलते हैं, आपका पसीना बाहर निकलता है। निकलता है कि नहीं निकलता है? आपका पसीना बाहर निकलता है। हमने कहा आपकी बॉडी से पसीना बाहर निकलता है, आपकी बॉडी से यूरिन बाहर निकलता है, आपकी बॉडी से CO2 गैस बाहर निकलती है, और आपकी बॉडी से आंसू बाहर निकलते हैं। तो बॉडी से जो जो बाहर निकल रहा है वो क्या है? उत्सर्जन का पार्ट है। क्या है? उत्सर्जन का पार्ट है। हम इसको क्या कहते हैं? एक्सक्रेटरी सिस्टम। क्या कहते हैं? एक्सक्रेटरी सिस्टम। इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। ठीक है, एक्सक्रेटरी सिस्टम। ये उत्सर्जन तंत्र को हम लोग एक्सक्रेटरी सिस्टम बोलते हैं। हमने कहा इसका सीधा सा अर्थ होता है बॉडी से बाहर निकलना। क्या? बॉडी से बाहर निकलना। अब बेटा बाहर क्या निकलता है? हमने कहा ये हमारी बॉडी है। क्या है? ये हमारी बॉडी है, ये हमारी बॉडी है। और हमने कहा बॉडी से बाहर क्या निकलता है? पसीना बाहर निकलता है, सबको पता है ना? आंसू बाहर निकलते हैं, सबको पता है ना? आंसू बाहर निकलते हैं, सबको पता है। पसीना बाहर निकलता है, सबको पता है। हमने कहा यूरिन बाहर निकलती है ना? यूरिन भी बॉडी से बाहर निकलती है, जिसको हम लोग मूत्र का नाम देते हैं। क्या देते हैं? मूत्र का नाम देते हैं। हमने कहा आंसू बाहर निकलते हैं, पसीना बाहर निकलता है, यूरिन बाहर निकलती है, और CO2 गैस भी बाहर निकलती है। कौन सी? CO2 गैस भी क्या होती है? बॉडी से बाहर निकलती है। CO2 गैस भी क्या होती है बेटा? बाहर निकलती है। तो कुछ ऐसे हमको पॉइंट पढ़ने को मिले जो बॉडी से बाहर निकलने का काम कर रहे हैं। और उत्सर्जन का अर्थ होता है सीधा सा क्या होता है बेटा? बाहर निकलना। क्या होता है? बाहर निकलना। अब बाहर में से क्या निकल रहा है? पसीना भी निकल रहा है, आंसू भी निकल रहे हैं,
यूरिन भी निकल रहा है, CO2 गैस भी निकल रहा है। ठीक है, तो यहां तक अगर समझ आ गया हो तो हम आगे बढ़ जाए। हमने कहा उत्सर्जन का सीधा सा अर्थ होता है बाहर निकलना। क्या होता है उत्सर्जन का? हमने कहा अर्थ होता है सीधा सा क्या, बॉडी से बाहर निकलना। बॉडी से बाहर निकलना क्या होता है, उत्सर्जन का मतलब होता है। ठीक है, अब आओ, अब हमने कहा उत्सर्जन को कितने टाइप्स में, हमने कहा टाइप्स ऑफ स्केलेटरी सिस्टम। क्या, स्केलेटरी सिस्टम, टाइप्स ऑफ स्केलेटरी सिस्टम, या हमने कहा उत्सर्जन के प्रकार। क्या, उत्सर्जन के प्रकार। तो लगाएंगे हेडिंग उत्सर्जन के प्रकार। क्या बेटा, उत्सर्जन के प्रकार, उत्सर्जन के प्रकार। आओ इस पर हम लोग समझते हैं। हमने कहा उत्सर्जन के प्रकार, हमने कहा ये थ्री टाइप्स को होते हैं। कितने टाइप्स को होते हैं बेटा, थ्री टाइप्स को होते हैं। उत्सर्जन के प्रकार की बात करें तो हमने कहा ये थ्री टाइप्स को होते हैं। एक होते हैं अमोनोटोलिक। कौन होते हैं, अमोनोटोलिक, अमोनो अमोनोटोलिक। ठीक है, एक होते हैं अमोनोटोलिक, एक होते हैं यूरकोटोलिक। कौन से बेटा, यूरको यूरकोटोलिक। ठीक है, और एक होते हैं यूरियोटोलिक। कौन से होते हैं बेटा, यूरियो यूरियोटोलिक। कौन होते हैं बेटा, यूरियोटोलिक। तो देखो अमोनोटोलिक, अमोनोटोलिक, यूरकोटोलिक, ये हो गया बेटा यूरकोटोलिक, और हमने कहा यूरियोटोलिक। कौन सा बेटा, यूरियोटोलिक। कौन सा, यूरियोटोलिक। तो उत्सर्जन को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, अमोनोटोलिक, यूरकोटोलिक और यूरियोटोलिक। अब देखो अमोनोटोलिक के अंतर्गत कौन कौन आता है, हमने कहा इसके अंतर्गत जलीय जीव आते हैं। कौन आते हैं, जलीय जीव। देखो अमोनो का मतलब हमने कहा ये सर्वाधिक जहरीला होता है। सबसे पहले एक एक करके पॉइंट इसके सारे तीनों के पॉइंट लिखेंगे। हमने कहा अमोनोटोलिक के अंतर्गत क्या होता है, ये सर्वाधिक जहरीला होता है। कैसे होते हैं, अमोनोटोलिक से जो उत्सर्जित होता है वो क्या होता है, सर्वाधिक जहरीला होता है। कैसा होता है, जहरीला होता है। हमने कहा इसके अंतर्गत कौन आते हैं, सारे जलीय जीव जंतु आते हैं। क्या आते हैं, सारे जलीय जीव जंतु। कौन आते हैं, जलीय जीव जंतु आते हैं। और हमने कहा ये उत्सर्जन क्या करते हैं, देखो उत्सर्जन पढ़ रहे हैं तो हमें यही पढ़ना होगा कि देखो जलीय जीव जंतु किसके अंतर्गत आएंगे, अमोनोटोलिक के अंतर्गत। और हमने कहा ये उत्सर्जित क्या करेंगे, तो हमने कहा भैया ये उत्सर्जित करेंगे अमोनिया। क्या करेंगे, अमोनिया। अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अमोनोटोलिक के जीव जंतु किसका उत्सर्जन करते हैं, तो हम बताएंगे भैया किसका उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। किसका उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। कौन, अमोनिया का। जलीय जीव जंतु किसके अंतर्गत आएंगे, तो हम बताएंगे जलीय जीव जंतु किसके अंतर्गत आएंगे, हमने कहा अमोनोटोलिक के अंतर्गत आएंगे। हमने कहा ये सर्वाधिक जहरीले होते हैं। कैसे होते हैं, सर्वाधिक जहरीले होते हैं। और ये उत्सर्जित क्या करेंगे, अमोनिया को उत्सर्जित करेंगे। किसको, अमोनिया को उत्सर्जित करेंगे। अब हमने कहा यूरकोटोलिक। कौन, यूरकोटोलिक। अब हमने कहा यूरकोटोलिक के अंतर्गत कौन आता है, हमने कहा यूरकोटोलिक के अंतर्गत कौन आता है, तो हम बताएंगे भैया कि यूरकोटोलिक के अंतर्गत पक्षी व सरीसृप वर्ग के प्राणी आते हैं। किसके, पक्षी व सरीसृप वर्ग के प्राणी होते हैं। कौन, पक्षी व सरीसृप वर्ग के जीव जंतु आते हैं। और हमने कहा ये उत्सर्जन क्या करते हैं, तो हमने कहा ये उत्सर्जन करते हैं यूरिक एसिड का। किसका, यूरिक एसिड का। किसका प्रयोग करते हैं, यूरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, यूरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। यूरकोटोलिक हमने बताया, यूरकोटोलिक हमने बताया कि पक्षी और सरीसृप वर्ग के प्राणी होते हैं और ये यूरिक को किसका उत्सर्जन करते हैं, यूरिक एसिड का। और ये किसका, अमोनिया का। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा यूरियोटोलिक। कौन सा बेटा, यूरियोटोलिक। और हमने कहा यूरियोटोलिक के अंतर्गत कौन आता है, तो हमने बताएंगे, हमने आपको बताया कि यूरियोटोलिक के अंतर्गत कौन आता है, तो हमने कहा इसके अंतर्गत स्तनधारी आते हैं। कौन आते हैं, स्तनधारी। अब देखो स्तनधारी का मतलब क्या होता है, आप बताओ बेटा, स्तनधारी का मतलब क्या होता है, हमने कहा स्तनधारी का मतलब हम लोग। कौन, हम लोग किस श्रेणी में आते हैं, स्तनधारी की श्रेणी में आते हैं। अब हमने कहा ये क्या उत्सर्जन
करेंगे, ये किसका उत्सर्जन करेंगे? तो हमने कहा बेटा ये जो उत्सर्जित करते हैं ये काहे का उत्सर्जन करते हैं? तो हमने कहा ये यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। काहे का उत्सर्जन करते हैं? यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। तो एक तरीके से हमने पढ़ना स्टार्ट किया उत्सर्जन। देखो यही हमारा उत्सर्जन है, बस मुझे इतना ही समझ आ जाएगा तो हम सारा उत्सर्जन बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे बेटा। कैसे? हमने कहा उत्सर्जन, हमने कहा उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन का मतलब होता है बॉडी से बाहर निकलना। अब बाहर क्या क्या निकलता है? हमने कहा ये हमारी बॉडी है, ये हमारी क्या है? ये हमारी बॉडी है। हमने कहा बॉडी का मतलब ये बॉडी से पसीना निकलता है। हमने कहा बॉडी से बेटा आंसू निकलते हैं। हमने कहा बॉडी से यूरिन निकलता है। और हमने कहा बॉडी से CO2 गैस निकलती है। ठीक है, अब हमने कहा उत्सर्जन में तो ये निकलने वाले हमारे सब्सटेंस हैं, क्या है? पदार्थ हैं। अब हमने कहा कि और भी क्या होता है? तो हमने कहा सीधा सा हम जान लेते हैं। हमने कहा कि उत्सर्जन के प्रकार क्या है, यानी कि टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना। इसी को एक्स क्या बोलते हैं? सेक्रेशन भी बोल देंगे। क्या कह देंगे? सेक्रेशन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सेक्रेशन। देखो उत्सर्जन का मतलब सेक्रेशन भी होता है। क्या कह देते हैं? अपनी भाषा में हम लोग सेक्रेशन भी इसको कह देते हैं। अब हमने कहा एक इसका हिस्सा है उत्सर्जन का पहला टाइप है अमोनोटोलिक, दूसरा टाइप से बेटा यूरकोटोलिक। क्या है? यूरकोटोलिक। और तीसरा पार्ट है यूरियोटोलिक। क्या है बेटा? यूरियोटोलिक। ठीक है, अब हमने कहा कि जो अमोनोटोलिक है ना, जो अमोनोटोलिक है ये सर्वाधिक जहरीला होता है। ये जलीय जीव जंतुओं के अंतर्गत, अमोनोटोलिक के अंतर्गत जलीय जीव जंतु आते हैं। और हमने कहा ये उत्सर्जन क्या करते हैं? अमोनिया का। देखो अमोनो से अमोनिया, अमोनो से अमोनिया। यूरकोटोलिक के अंतर्गत कौन आता है? हमने कहा पक्षी और सरीसृप वर्ग के प्राणी आते हैं। कौन? पक्षी और सरीसृप वर्ग के प्राणी आते हैं। हमने कहा ये क्या उत्सर्जन करेंगे? हमने कहा ये यूरिक एसिड का। किसका? यूरिक का। तो देखो यूरको से यूरिक, यूरको से यूरिक, तो याद नहीं करना पड़ रहा है, आप स्वयं बता लोगे। यूरको, यूरिक, अमोनो, अमोनिया। हमने कहा यूरियोटोलिक के अंतर्गत कौन आता है? हमने कहा स्तनधारी। कौन? स्तनधारी। हमने कहा यूरियो का मतलब क्या होता है? स्तनधारी। अब हमने कहा यूरिया। कौन? यूरिया। कौन बेटा? यूरिया। यूरिया, यूरियो का मतलब यूरिया। ठीक है, तो देखो हमें ये पता चल गया कि ये उत्सर्जन के तीनों टाइप्स क्या उत्सर्जित कर रहे हैं, वो हमें नाम से ही पता चल जाता है। किससे पता चल रहा है? नाम से ही हमें ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता चल रहा है। ठीक है, आ रहा है ना सबको समझ में बेटा? आना ही चाहिए बेटा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मुझे लगता है कि आपको ये पक्का आपको एग्जाम में देखने को कहीं ना कहीं मिल जाएगा। कहाँ? एग्जाम में आपको पक्का कहीं ना कहीं देखने को सारे के सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। ठीक है, चलो आओ। तो अब हमें ये बताओ हम लोग किसकी श्रेणी में आते हैं? हम लोग किसकी श्रेणी में आते हैं? उत्सर्जन हम पढ़ रहे हैं तो हम लोग किसकी श्रेणी में आते हैं? स्तनधारी। स्तनधारी का मतलब यूरियोटोलिक। क्या? यूरियोटोलिक की श्रेणी में आते हैं। तो चलो आओ थोड़ा सा, अब हमें पढ़ना किसके बारे में? देखो हम लोग इसकी श्रेणी में आते हैं तो यही पढ़ेंगे ना, यही पढ़ेंगे। हमने कहा लगाएंगे हेडिंग यूरिया, थोड़ा सा यूरिया के बारे में जानकारी करेंगे। इसके बाद में हम लोग धीरे धीरे करके क्या पढ़ेंगे? आगे पढ़ेंगे। अब हमने कहा यूरिया का निर्माण, सबसे पहला हमारा पॉइंट होता है कि भैया आप बताने लगे कि यूरिया के बारे में मुझे थोड़ा सा पढ़ना है। तो हमने कहा यूरिया का निर्माण, यूरिया का निर्माण, यूरिया का निर्माण। अब हमने कहा यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो हम सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा कि यूरिया का निर्माण लीवर में होता है। कहाँ होता है बेटा? लीवर में होता है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? हमारे लीवर में होता है। लीवर बोले, लीवर बोले तो हमने कहा यकृत। क्या? यकृत। हमने कहा यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। कहाँ होता है बेटा? यकृत में होता है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में होता है। हमने कहा देखो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट हम बता रहे हैं आपको। हमने कहा कि अगर वो यहीं पे, अगर वो यहीं पे ये पॉइंट पूछ दे कि बताओ आनिथिन चक्र के माध्यम से, आनिथिन चक्र के माध्यम से क्या यूरिया, यूरिया काहे में परिवर्तित हो जाती है? तो हम बताएंगे बेटा ये अमोनिया में। अमोनिया कैसी गैस है? जहरीली गैस है। कैसी? हमने कहा देखो एक होता है अनिथिन चक्र। क्या होता है बेटा? एक ये अनिथिन, अनिथिन चक्र। क्या? अनिथिन चक्र। अब हमने कहा अनिथिन चक्र के माध्यम से, हमने कहा अगर यही यूरिया, कौन? यही यूरिया, यूरिया अगर 4 से 5 घंटे, 4 से 5 घंटे हमारे, 4 से 5 घंटे बॉडी, हमारे बॉडी में रुक जाती है, रुक रुक जाती है।
हमने कहा यूरिया अगर बॉडी में 4 से 5 घंटे 4 से 5 घंटे अगर यूरिया 4 से 5 घंटे हमारे बॉडी में रुक जाती है तो ये तो ये अमोनिया में परिवर्तित हो जाती है। किसमें? अमोनिया में परिवर्तित हो जाती है। किसमें परिवर्तित हो जाती है बेटा? अमोनिया में परिवर्तित हो अमोनिया में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, इतना समझ आ गया। हमने कहा एक आनिथिन चक्र की प्रोसेस होता है। हमने कहा अगर ये यूरिया 4 से 5 घंटे कितनी 4 से 5 घंटे अगर हमारे शरीर में कैसे 4 से 5 घंटे हमारे शरीर में रुक जाती है तो ये काहे में परिवर्तित हो जाती है? अमोनिया में परिवर्तित हो जाती है। काहे में परिवर्तित हो जाती है बेटा? अमोनिया में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, अब हमने कहा यूरिया का फार्मूला क्या होता है। अगर बात करें यूरिया का रासायनिक फार्मूला क्या होता है तो हम बताएंगे भैया NH2 डैश CO डैश NH2। ये होता है यूरिया का फार्मूला। किसका? यूरिया का फार्मूला होता है NH2 डैश CO डैश NH2। ठीक है, हमने कहा यहीं पे एक पॉइंट और लिख लेंगे। हमने कहा प्रयोगशाला में प्रयोगशाला में निर्मित प्रयोगशाला में निर्मित विश्व का प्रयोगशाला में निर्मित विश्व का पहला कार्बनिक पदार्थ। क्या? प्रयोगशाला में निर्मित विश्व का पहला कार्बनिक पदार्थ कौन होता है? यूरिया होता है। प्रयोगशाला में निर्मित विश्व का पहला पहला प्रयोगशाला में निर्मित विश्व का पहला कार्बनिक कार्बनिक पदार्थ है। प्रयोगशाला में निर्मित विश्व का पहला कार्बनिक पदार्थ है कौन? यूरिया। देखो यूरिया से जुड़ी हुई हमने कितनी बातें जान ली। ठीक है, इसके बाद हमने बताया कि इसको सर्वप्रथम खोजा किसने, इसकी खोज किसने की। तो हम बताएंगे भैया इसकी खोज करने वाले व्यक्ति कौन है। इसकी खोज करने वाले व्यक्ति कौन है? तो हम बताएंगे इसकी खोज करने वाले व्यक्ति हैं वोहलर। कौन है बेटा? वोहलर। कौन है? वोहलर। वोहलर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया था? इसकी खोज की थी। वोहलर वो व्यक्ति हैं बेटा जिन्होंने किसकी खोज की थी? यूरिया की खोज की थी। आ रहा है ना सारा कॉन्सेप्ट समझ में? आना चाहिए। इतने प्यार से पढ़ा रहे हैं तो जरूर आना चाहिए। बहुत अच्छे से आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई बात किसकी? यूरिया की। किसकी हो गई? यूरिया की। ठीक है, चलो इतना समझ आ गया। देखो हमने पढ़ना स्टार्ट किया आज उत्सर्जन तंत्र। हमने कहा उत्सर्जन तंत्र को हम लोग सेक्रेशन कह सकते हैं या एक्सक्रेटरी सिस्टम कह देते हैं। एक्सक्रेटरी सिस्टम बोल देते हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम बोलते हैं, सेक्रेशन बोलते हैं, उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। हमने कहा इसका सीधा सा अर्थ क्या होता है? बाहर निकलना। क्या? बाहर निकलना। हमारी बॉडी से क्या क्या बाहर निकलता है हमें वो पता होना चाहिए। हमने बताया बेटा आपको कि हमारी बॉडी से पसीना बाहर निकलता है, CO2 गैस बाहर निकलती है। हमने बताया कि पसीना बाहर निकलता है, CO2 गैस बाहर निकलती है, यूरिन बाहर निकलता है। हमने कहा आंसू बाहर निकलते हैं। ये सब के सब हमारी बॉडी से बाहर निकलने वाले हैं। ठीक है, फिर हमने कहा कि अगर मुझे उत्सर्जन का सीधा सा अर्थ यही बताया भैया आपने कि जो कुछ भी बाहर निकलता है वो सब का सब क्या है? उत्सर्जन है। हमने कहा उत्सर्जन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में बेटा? 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उत्सर्जन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हमने कहा उत्सर्जन को जब 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हमने आपको बताया कि सबसे पहला जो पार्ट होता है अमोनोटोलिक। कौन होता है? अमोनोटोलिक। दूसरा होता है यूरकोटोलिक और तीसरा होता है यूरियोटोलिक। हमने कहा अमोनोटोलिक के अंतर्गत कौन आता है? जलीय जीवजंतु। तो हमने कहा अमोनोटोलिक के अंतर्गत कौन आता है? जलीय जीवजंतु। तो हमने कहा यूरकोटोलिक के अंतर्गत कौन आता है? पक्षी और सरीसृप वर्ग आते हैं। हमने कहा यूरियोटोलिक के अंतर्गत कौन आता है? तो हमने बताया आपको कि यूरियोटोलिक के अंतर्गत बेटा कौन आता है? तो हमने कहा यूरियोटोलिक के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति कौन है? हमने कहा स्तनधारी। कौन? स्तनधारी। अब हमने बताया कि जो अमोनोटोलिक होगा वो उससे क्या उत्सर्जित करेंगे? जलीय जंतु, अमोनिया। हमने कहा यूरकोटोलिक के अंतर्गत सरीसृप और पक्षी वर्ग क्या उत्सर्जित करेंगे? यूरिक एसिड। हमने कहा यूरियोटोलिक के अंतर्गत स्तनधारी क्या उत्सर्जन करेंगे? यूरिया। क्या करेंगे? यूरिया। हमने पढ़ना स्टार्ट किया यूरिया। हमने कहा यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में। कहाँ? लीवर में होता है। हमने आपको बताया
हमने आपको बताया कि आनिथिन चक्र के माध्यम से, आनिथिन चक्र के प्रोसेस से हमने कहा अगर यूरिया हमारी बॉडी में 4 से 5 घंटे ठहर जाती है, कितनी, 4 से 5 घंटे अगर हमारी बॉडी में रुक जाती है तो ये काहे में परिवर्तित हो जाती है, अमोनिया में परिवर्तित हो जाती है। काहे में परिवर्तित होती है बेटा, अमोनिया में परिवर्तित हो जाती है। फिर हमने बताया कि यूरिया का जो केमिकल यानी कि रासायनिक फार्मूला है वो क्या है, NH2-CO-NH2। हमने कहा प्रयोगशाला में निर्मित विश्व का पहला कार्बनिक पदार्थ कौन है, यूरिया है। और हमने लगे हाथ आपको ये भी बता दिया कि यूरिया की खोज करने वाले व्यक्ति कौन है बेटा, वोहलर है। कौन है, वोहलर है। तो इस तरीके से हमने यूरिया से जुड़ा सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ लिया और हमें पढ़ना भी यही था। क्या, पढ़ना भी यही था। ठीक है, चलो अब देखो, एक तरीके से ये हमारा, इसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं, किडनी। क्या, किडनी। देखो किडनी भी हमारी बॉडी का एक तरीके से उत्सर्जित अंग है। क्या है, उत्सर्जन करने वाला अंग है किडनी। क्या है, किडनी। हमने कहा किडनी का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, हमने कहा किडनी का अध्ययन बेटा किसके अंतर्गत करते हैं, हम बताएंगे। सबसे पहले देखो, पहले तो हमें यही पता होना चाहिए बेटा कि भैया आप बताओ ये किडनी है क्या, ये किडनी क्या क्या है। तो हमने बताया ये हमारी उत्सर्जित अंग है। क्या है, उत्सर्जन होने वाला। किडनी से हम क्या करते हैं, अपशिष्ट को बाहर निकालने का काम करते हैं। हमारी बॉडी का जो भी अपशिष्ट होता है वो किसके माध्यम से बाहर निकलता है, किडनी के माध्यम से। किसके माध्यम से बेटा, किडनी के माध्यम से बाहर निकलता है। अब हमने कहा किडनी का अध्ययन क्या होता है, नेफ्रोलॉजी। क्या होता है, नेफ्रोलॉजी। हमने कहा किडनी का जो आकार होता है कैसा होता है, सेम के बीच का होता है। हमने कहा किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत। हमने कहा किडनी का जो आकार है ना बेटा, किडनी का जो आकार है कैसा आकार होता है, हमने कहा सेम के बीच का। कैसा होता है, सेम के बीच का। कैसा होता है, सेम के बीच का। हमने कहा कि किडनी की इकाई क्या होती है, इकाई क्या होती है। तो हमने कहा भैया किडनी की इकाई नेफ्रॉन होती है। क्या होती है बेटा, नेफ्रॉन होती है। क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। किडनी की इकाई नेफ्रॉन होती है। किडनी का आकार सेम के बीच के आकार होता है और किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत। हमने कहा किडनी का काम क्या होता है, तो हमने कहा किडनी का काम एक तो बेटा फिल्ट्रेशन का होता है। क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। हमने कहा रक्त को छानना। और एक होता है रीऑब्जर्वेशन का। काहे का बेटा, रीऑब्जर्वेशन का। हमने कहा किडनी का कार्य क्या होता है, हमने कहा किडनी का कार्य क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है। तो हम बताएंगे बेटा कि इसका वर्क होता है, इसके दो वर्क होते हैं, इसके दो वर्क होते हैं। एक तो हम सबसे पहले जानेंगे कि फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड यानी कि रक्त को छानना, रक्त को छानना, रक्त को छानना, रक्त को छानना। क्या है बेटा, रक्त को छानना क्या है, हमने कहा किडनी का वर्क है। और एक होता है रीऑब्जर्वेशन। काहे का बेटा, री रीऑब्जर्वेशन यानी कि पुनः अवशोषण। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं, रीऑब्जर्वेशन को हम लोग कह सकते हैं बेटा पुनः अवशोषण। क्या कह सकते हैं बेटा, पुनः, पुनः अवशोषण। क्या कह सकते हैं बेटा, पुनः अवशोषण। किसी चीज का पुनः अवशोषण करना किसका काम होता है, अगर ये बॉडी से बाहर भी निकालेगा तो फिर ये अवशोषण भी करने का काम कौन करेगा, यही करेगा। तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड यानी कि रक्त को प्यूरिफाई करने का काम कौन करता है, किडनी करता है। हमने कहा रीऑब्जर्वेशन का काम कौन करता है, किडनी करता है। कौन करता है बेटा, किडनी करता है। तो इस तरीके से किडनी से जुड़े हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। हमने कहा किडनी से जुड़े हुए बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। अब अगर बात करें कि अवशोषण करता कौन सा पार्ट है बॉडी का, तो हमने कहा अवशोषण। देखो रीऑब्जर्वेशन का मतलब अवशोषण। क्या होता है, अवशोषण। हमने कहा अगर अवशोषण की बात करें कि अवशोषण करने का काम कौन करता है, किडनी करती है। अब अगर यहीं पे आपसे अगर वो ये भी पूछते कि भैया आपने बता तो दिया कि अवशोषण का कार्य कौन करता है, किडनी करती है, लेकिन शरीर का वो कौन सा पार्ट करता है, तो हमने कहा इलियम। कहाँ पे होता है, इलियम में। ये वर्क होता कहाँ पे, इलियम में। और ये इलियम है क्या बेटा, हमने कहा ये छोटी आंत का लास्ट पार्ट है। हमने कहा छोटी आंत के, बड़ी आंत का, बड़ी आंत के कौन कौन से पार्ट होते हैं, सीकम, कोलोन, रेक्टम होते हैं। और छोटी आंत के कौन होते हैं, ड्यूडनम, जेजुनम और इलियम। ये छोटी आंत का लास्ट पार्ट है। किसका है बेटा, छोटी आंत का लास्ट पार्ट, छोटी आंत का लास्ट पार्ट है ना, छोटी आंत का लास्ट पार्ट। ठीक है, तो हमने कहा ये छोटी आंत का लास्ट पार्ट है। यहाँ पे बेटा अवशोषण होता है। कहाँ, काहे का कहाँ पे होता है, इलियम, इलियम
में अवशोषण करता है। कौन? ये कौन करता है? हमने कहा किडनी। किडनी, इस तरीके से हमने किडनी से जुड़ी बहुत सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से कवर कर लिया। ठीक है, अगर बात करेंगे कि पंप ब्लड को कौन करता है, तो हम बताएंगे हार्ट करता है। अगर पूछे कि रक्त के साथ ऑक्सीजन मिल गया तो कहाँ से मिलता है? लंग्स के पास मिलता है। हमने कहा रक्त को छानने का काम, हमने कहा रक्त को छानने का काम कौन करता है, तो हम बताएंगे कौन करता है बेटा? किडनी करता है। ठीक है, कौन करता है? किडनी करता है। तो इस तरीके से हमने किडनी से जुड़ी सारी बातें बहुत अच्छे से समझ ली। और थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बात यहाँ पे बनती है हम लोगों की, कि हमने कहा भैया किडनी की इकाई क्या है? नेफ्रॉन। देखो नेफ्रॉन का मतलब किडनी की इकाई, इकाई का मतलब यूनिट, इकाई का मतलब यूनिट। क्या? यूनिट। हमने कहा कि जो ये यूनिट है ना बेटा, जो ये यूनिट है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे नेफ्रॉन मिलके किसका निर्माण करेंगे? किडनी का। यानी कि बहुत सारे नेफ्रॉन मिलके किसका निर्माण करेंगे? एक तरीके से ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, अगर अपनी जानकारी के लिए लिखना चाहते हो, कि बहुत सारे नेफ्रॉन मिलकर, बहुत सारे नेफ्रॉन मिलकर किसका निर्माण करते हैं? किडनी का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? बहुत सारे नेफ्रॉन मिलके किसका निर्माण करते हैं? हमने कहा भैया किसका निर्माण करते हैं? किडनी का निर्माण करते हैं। बहुत सारे नेफ्रॉन मिलके किसका निर्माण करते हैं? हमने कहा भैया किडनी का निर्माण करते हैं। और हमने कहा इसका आकार कैसा होता है? सेम के बीच का आकार होता है। कैसा होता है? सेम के बीच का। हमने कहा अध्ययन करना क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। हमने कहा इसकी इकाई क्या है? हमने कहा इकाई इसकी नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन इसकी इकाई है। ठीक है, हमने कहा बहुत सारे नेफ्रॉन मिलकर किडनी का निर्माण करेंगे। हमने कहा इसका वर्क क्या होता है? हमने कहा वर्क की बात करें तो हमने कहा इसका वर्क होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। क्या? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, यानी कि रक्त को छानना। हमने कहा रीऑब्जर्वेशन, यानी कि पुनः अवशोषण इसका कार्य भी होता है। क्या होता है? और हमने कहा ये अवशोषण होता कहाँ है? इलियम पार्ट में। जो इलियम है, क्या हमने कहा ये छोटी आंत का सबसे लास्ट पार्ट कौन है? इलियम है। तो इस तरीके से आपको सारे कॉन्सेप्ट, देखो ये किडनी के बारे में हमने बहुत अच्छे से समझा दिया, आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे, बहुत अच्छे से समझ आ रहे हो। चलो अब क्या करते हैं बेटा, हमने कहा कि देखो हमने आपको बताया कि बहुत सारे नेफ्रॉन मिलके किसका निर्माण करते हैं? किडनी का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? किडनी का निर्माण करते हैं। अब एक क्या करेंगे हम लोग, एक नेफ्रॉन का फिगर बनाएंगे, एक छोटा सा नेफ्रॉन का फिगर बनाएंगे, और वहां से हमें 2-3 पॉइंट याद करने हैं। आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ आपको 2-3 पॉइंट उन्हीं पर ध्यान देना है कि भैया ये क्या है। देखो एक छोटा सा मेरे साथ फिगर बनाओ और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, हमने कहा ऐसे बना लो, ऐसे ही करके कुछ बना लेंगे, बहुत अच्छा सा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे करके हम लोग बना लेते हैं। हमने कहा ये, ठीक है, ये ऐसे ही बनेगा। हमने कहा ऐसे ही बनेगा। अब देखो यहाँ पे सिर्फ हमको क्या जानना है, यहाँ पे हमको सिर्फ ये एक नेफ्रॉन का फिगर है। काहे का? ये एक नेफ्रॉन का फिगर है। काहे का फिगर है बेटा? नेफ्रॉन का फिगर है। ये काहे का फिगर है बेटा? ये नेफ्रॉन का फिगर है। ठीक है, अब हमने कहा देखो, हमने कहा अगर ये ये जो मुझे कैप्सूल नुमा भाग दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? हमने कहा इसको हम लोग कहते हैं वोमेन संपुट। क्या कहते हैं? वोमेन संपुट। हमने कहा जो ये कैप्सूल नुमा भाग दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं वोमेन संपुट। हमने कहा देखो यहाँ से ब्लड ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। जो मुझे ये धसा हुआ भाग दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? हमने कहा ब्लड यूं गया और एक नेफ्रॉन से टकराया, हमने कहा इस वाले हिस्से को कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं बेटा? ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ग्लोमेरुलस। हमने कहा जो कैप्सूल नुमा भाग दिख रहा है, कौन सा? कैप्सूल नुमा जो भाग दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं वोमेन संपुट। क्या कहते हैं बेटा? वोवेन संपुट। क्या कहते हैं बेटा? वोवेन संपुट। क्या कहते हैं? वोमेन संपुट। ठीक है, अब देखो
बॉडी के अंदर ब्लड प्रवेश कर गया, ऐसे ऐसे ब्लड प्रवेश कर गया, कैसे, ऐसे ऐसे ब्लड प्रवेश कर गया, ठीक है। अब हमने कहा ये कैप्सूल नुमा भाग बोवेन संपुट कहलाता है। जो जब ये धसे हुए भाग को ग्लोमेरुलस कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। इसके बाद हमने बताया ये हैं बहुत छोटे छोटे नेफ्रॉन, ये बहुत सारे छोटे छोटे नेफ्रॉन हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बहुत सारे छोटे छोटे नेफ्रॉन हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और ऐसे ऐसे ब्लड होता हुआ, ऐसे ऐसे ब्लड होता हुआ यहाँ तक आ जाएगा। और हमने कहा इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं हेनले लोब। क्या कहते हैं, यही है हमारा, यही है हमारा, इसको हम लोग नाम देते हैं हेनले लूप। क्या कहते हैं, हेनले लूप। क्या कहते हैं बेटा, हेनले लूप, हेनले लूप। ये है हमारा हेनले लूप, ठीक है। बस यही हमको बताना था। हमने कहा इसी को कहते हैं हेनले लूप। क्या, यही अतिरिक्त जल का अवशोषण होता है। हमने कहा यही अतिरिक्त जल का अवशोषण होता है, यहीं पर क्या होता है, अतिरिक्त जल का अवशोषण होता है। यही है हमारा नेफ्रॉन का फिगर। क्या है बेटा, यही है हमारा नेफ्रॉन का फिगर। हमने कहा यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे नेफ्रॉन हमको देखने को मिलेंगे और इसी को हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं बेटा, नेफ्रॉन। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। इसको, ये इस जगह का नाम होता है हेनले लूप, यहीं पे अतिरिक्त जल का अवशोषण होता है। और हमने कहा ये क्या करता है, अवशोषण का काम करता है। जो अतिरिक्त जल हमारी बॉडी का होता है उसका क्या हो जाता है, अवशोषण। अतिरिक्त जल का क्या हो जाता है बेटा, अतिरिक्त जल का अवशोषण होता है। अतिरिक्त जल का क्या होता है बेटा, अवशोषण होता है। कहाँ पे होता है, अगर आपसे पूछे कि अतिरिक्त जल का अवशोषण कहाँ होता है, देखो अवशोषण करना काम किसका होता है, किडनी का होता है। किसका होता है, किडनी का। तो किस जगह होता है, हेनले लूप में। कहाँ होता है, हेनले लूप में। और उसके बाद में यूरिन के माध्यम से हमारा बाहर निकल जाता है। क्या होता है, यूरिन के माध्यम से हमारा वो जो अपशिष्ट जल होता है वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो आपने अभी तक पढ़ा होगा किडनी, लेकिन फर्स्ट टाइम हमने आपको क्या पढ़ाया बेटा, फर्स्ट टाइम हमने आपको पढ़ाया कि ये क्या है बेटा, ये हमारी यूरिन अपशिष्ट होकर बॉडी से बाहर निकलेगी। तो हमने एक न्यूरॉन का फिगर आपको बहुत अच्छे से डिफाइन कराया, ठीक है। चलो, तो अगर इतना समझ आ गया तो आप बताओ, एक बार मेरे साथ सारा का सारा रिकॉल करो, इसके बाद में हम लोग आगे का जो यहाँ से है ना वो हम लोग नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। कहाँ पर करेंगे, नेक्स्ट क्लास पे करेंगे, ठीक है। चलो, एक बार आज की क्लास में हम लोगों ने जितना कुछ पढ़ा है एक बार मेरे साथ 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 सभी लोग बोलेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास पे ही करेंगे, ठीक है। हमने पढ़ना स्टार्ट किया श्वसन अंग। हमने कहा श्वसन अंग, बहुत सारे श्वसन अंग इसी चैप्टर में हमने कहा इसको कहते हैं स्तनधारी, पक्षी वर्ग और सरीसृप वर्ग। हमने कहा ये क्या है, कहाँ से लेते हैं, फेफड़े से। हमने कहा अमीबा युगलिना ये कहाँ से, बॉडी के सरफेस से सांस लेने का काम करते हैं। हमने कहा केचुआ स्किन से। हमने कहा काकरोच तिलचट्टा स्पाइरकल छेद से सांस लेने का काम करते हैं। मछली गलफड़ों से। मेढक पानी और मिट्टी से, अगर पानी में होगा तो त्वचा से, मिट्टी में होगा तो लंग्स से, ठीक है। इसके बाद हमने उत्सर्जन तंत्र पढ़ना स्टार्ट किया और हमने कहा कि उत्सर्जन का मतलब होता है बाहर निकलना। क्या हमारी बॉडी से बाहर निकल रहा है, पसीना निकलता है, आंसू निकलते हैं, यूरिन निकलता है और गैस निकलता है, ठीक है। इसके बाद हमने उत्सर्जन के तीनों टाइप्स बताए हमने, एक होता है अमोनोटोलिक, एक होता है यूरियोटोलिक, एक होता है यूरियोटोलिक। हमने कहा अमोनोटोलिक के अंतर्गत जलीय जीव जंतु आते हैं जो अमोनिया उत्सर्जित करते हैं। हमने कहा यूरकोटोलिक के अंतर्गत पक्षी आते हैं जो यूरिक एसिड अब क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। और हमने कहा यूरियोटोलिक के अंतर्गत स्तनधारी आते हैं जो क्या निकालते हैं, यूरिया निकालते हैं। हमने पूरा यूरिया डिफाइन कर दिया कि लीवर में निर्माण होता है अनिथिन चक्र के माध्यम से, ये काहे में, अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। फार्मूला क्या होता है, NH2CO-NH2 होता है। हमने कहा प्रयोगशाला में निर्मित विश्व का पहला कार्बनिक पदार्थ है। और हमने कहा इसकी खोज किसने की, वोहलर ने की। किसने की, वोहलर ने। हमने किडनी पढ़ना स्टार्ट कर दिया। हमने कहा ये भी एक तरीके से क्या है, उत्सर्जित अंग है। क्या है बेटा, उत्सर्जन करने वाला अंग है, ठीक है। हमने कहा बॉडी से बाहर निकालता है। हमने कहा नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। सेम के बीच का आकार होता है, इकाई नेफ्रॉन होती है, कार होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, रीऑब्जर्वेशन, पुनः अवशोषण, ठीक है। हमने कहा बहुत सारे नेफ्रॉन मिलकर किडनी का निर्माण करते हैं। हमने कहा अवशोषण कहाँ, इलियम में होता है। इलियम क्या है, छोटी आंत का लास्ट पार्ट है। अब हमने कहा ये एक नेफ्रॉन का, ये एक नेफ्रॉन का फिगर है। ये काहे का, एक नेफ्रॉन का फिगर है, एक नेफ्रॉन का फिगर है बेटा। और ये बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे नेफ्रॉन मिलकर किसका निर्माण करते हैं, किडनी का। हमने कहा इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं, धसे हुए भाग को। इसको कैप्सूल विभाग को बोवेन संपुट कहते हैं। हमने कहा इसको हेनले लूप कहते हैं। और हमने कहा ये यहाँ हेनले लूप में क्या, अतिरिक्त जल का अवशोषण। किसका बेटा, अतिरिक्त जल का, अतिरिक्त जल का अवशोषण होता है। किसका बेटा,
अतिरिक्त जल का अवशोषण होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है? हेनले लूप में होता है। और इसके बाद में जो अपशिष्ट होता है वो यूरिन के माध्यम से बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने श्वसन का लास्ट पार्ट खत्म किया और इसके साथ साथ नए चैप्टर की भी शुरुआत कर दी जिसका नाम उत्सर्जन तंत्र है। आई होप, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। और ऐसे ही बेटा जुड़े रहिए और ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से सभी लोग पढ़ाई करिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और अपनों का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे।